नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। जब आप सभी के डीबी के रिजल्ट आए थे लास्ट ईयर नवंबर लास्ट में, उसी टाइम हमने आप सभी को बताया था कि अब आगे कोई भी बदलाव होने की उम्मीद बहुत कम है या फिर कोई भी सेकेंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद बहुत कम है। बाकी जिन बहनों को लगा कि नहीं हमें कोशिश करनी चाहिए 25वें दिन वाले प्रश्न में और कुछ और भी प्रश्नों को लेकर के, हालांकि ये प्रयास उन्हें और पहले कर लेना चाहिए था। और अगर ये चीज़ें पहले हो गई होती तो फिर यहाँ पर आपके फाइनल रिजल्ट आने में ये देरी न हुई होती, अब तक आपका अंतिम रिजल्ट आ गया होता। उस टाइम देखिए, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आपकी भर्ती में हमने फ्री में क्लास दी थी। जो भी बहनें हमारी क्लास देखी होंगी तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, काफ़ी प्रश्न भी आपको वहाँ से मिल गए थे। हालांकि पेपर का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट आ गया था और लगभग 60% ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने क्लास लिए थे वहाँ से वो क्वेश्चंस मिल गए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बाकी 30-35 प्रश्न ऐसे थे जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, या फिर सिलेबस में ऐसा लगा था कि जितने भी टॉपिक है सभी से लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं, किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जिसका बिल्कुल अनुमान पहले से था नहीं, और पहली बार पेपर हुआ था। इस बार इस तरह से ऐसा सारी दिक्कतें हो गई थी। लेकिन अभी जब भी न्यू वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर हम दोबारा से क्लास चलाएंगे, और इस बार हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी के सभी प्रश्न डायरेक्टली हमारे क्लास से मिल जाएँ। अब देखिए, जब आपका पेपर हो गया था तो उस समय आंसर की भी हमने आपके दोनों शिफ्ट की पेपर की दी थी, और आंसर की में आप देखेंगे, जो बहनें देखी होंगी वीडियो उस समय का, तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद से 2-3 प्रश्नों में ही केवल बदलाव हुआ था। बाकी हमारे सभी आंसर बिल्कुल ठीक थे उस समय जो हमने आपको बताए थे। 25वें दिन वाले प्रश्न में भी हमने आप सभी को बताया था कि डे के हिसाब से देखा जाएगा तो आयोग बिल्कुल सही है। और अगर आप मंथली अगर आप देखेंगे रिपोर्ट सबमिट करने की कौन से दिन, यानी पूरे 30 दिन के हिसाब से देखेंगे, तो वहाँ पर फिर जो कुछ भी उसमें आपत्तियाँ थी वो आप देख चुके हैं, और फाइनली आयोग की ही जीत हुई है। अब उसमें देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अब कुल मिलाकर के आपके रिजल्ट में कोई भी देरी नहीं होने वाली है, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। सेकंड चीज़ देखिए, फाइनल रिजल्ट को लेकर के हमने फरवरी लास्ट में ही आप सभी को कुछ जो भी चीज़ें पता चली थी उसके आधार पे हमने आप सभी को बता दिया था कि ये जो भी कोर्ट वाला मैटर है वो भी फाइनल हो जाएगा बहुत जल्दी, और आप सभी का रिजल्ट अप्रैल में हर हाल में आ जाएगा। बस कोई भी न्यू प्रॉब्लम, कोई भी नई समस्या देखने को न मिली। फिलहाल में अभी ऐसी कोई भी समस्या नहीं है और ना ही आगे होने वाली है। अब आपकी भर्ती अप्रैल में ही आप अपने अंतिम रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं, और मई तक लगभग आप सभी की ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी पूरी होने के चांस है। मई तक, मई में जब तक भी हो जाए, पूरा मई लग जाए। अब देखिए, यहाँ पर डेली आप सभी के लिए वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम ग्रुप में समय समय पर मैसेज करते रहते हैं आपकी भर्ती को लेकर के। अगर आप ग्रुप में होंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, तो आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाती होगी। यहाँ पर हमने समय समय पर सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी थी, आपके रिजल्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, या फिर कोर्ट मैटर को लेकर के, या फिर जब बीच में मेल किया जाना था तो उस समय भी हमने एक वीडियो बनाया था काफ़ी दिन पहले। जब मेल किया जाना था हमने मेल करके भी दिखाया था, मेल किया भी था, और उसमें जो रिप्लाई आया था वो भी हमने आप सभी को दिखाया था। कल जैसे ही केस की सुनवाई समाप्त हो गई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, समय भी देख सकते हैं, 12:56 पे, तो आफ्टरनून में हमने यहाँ पे ये पोस्ट की थी। यानी कि हमें लग रहा है कि शायद उस समय शायद ही आपको कहीं से अपडेट मिली हो। हमने जैसे ही जानकारी मिली तो तुरंत वहाँ यहीं पर हमने ग्रुप में बता दिया था। हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, समय मिल नहीं पाया था उस समय, तो हमने यहीं पर पोस्ट कर दिया था। तो जो कुछ भी जानकारी होती है हम आप सभी को तुरंत उसी समय दे देते हैं, जो सही जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर आप सभी इसमें एक चीज़ देखेंगे, हमने दोबारा से मेंशन किया हुआ है कि कट ऑफ UR 59 प्लस माइनस, हमने यहाँ पर 60 भी नहीं लिखा है। डीबी की जो कट ऑफ है वो मान सकते हैं कि चलिए वहाँ पे कट ऑफ लगभग 2 नंबर ज़्यादा चली गई थी। हमने वहाँ पे 50 प्लस माइनस का ही अनुमान लगाया था जनरल, OBC और SC कैटेगरी के लिए। EWS का लगा था कि थोड़ा सा शायद कम जाए, लेकिन चारों कैटेगरी की कट ऑफ वहाँ पर सेम गई थी। सेकेंड चीज़ देखिए, 126 सीटें वहाँ पर माइनस हो गई थी, तो निश्चित रूप से वहाँ से कम आधा पौना नंबर, 1 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। बाकी आयोग के ऊपर उन्होंने किस कैटेगरी को आधार बनाया, ये सब चीज़ें हमें आपको कैसे पता चलेंगी, वो तो माननीय आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से थोड़ी सी कट ऑफ वहाँ पर हाई चली गई थी। अब देखिए, जो भी कट ऑफ गई है जनरल, OBC, EWS
और एससी कैटेगरी की सबकी सेम कट ऑफ रखी गई है। तो अब जिस कैटेगरी की जितनी सीटें भरी जानी होंगी, सबसे पहले उस कैटेगरी की हाई मेरिट के जो अभ्यर्थी होंगे वो यूआर की सीटों पर ओवरलैप करेंगे। उसके बाद उनकी कैटेगरी की अपनी सीटें में भरी जाएंगी और उनमें जो भी अभ्यर्थी होंगे वो सिलेक्ट होंगे। यानी कि निश्चित रूप से ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं कि ओवरलैपिंग की प्रक्रिया में रूल में जब फाइनल रिजल्ट बनता है उस समय सभी कैटेगरी की कट ऑफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है या मिलता है, 100% मिलता है। यूआर की कैटेगरी से कट ऑफ बाकी कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, बट इससे कम तो कोई आने के चांस है नहीं। अभी हमने देखा था कुछ लोग इससे भी कम कट ऑफ बता रहे हैं। अब जिन्हें कुछ अब जो भी चीज़ें हम यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहते कि मतलब कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मेरिट बनती कैसी है और इससे कम कट ऑफ कैसे चली जाएगी। कट ऑफ जब भी इससे भले ही आधा नंबर ही कट ऑफ क्यों ना हाई जाए, लेकिन कट ऑफ इससे ज़्यादा ही रहेगी 52.45 से। इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में 48 पॉइंट समथिंग कट ऑफ डीबी की कट ऑफ है, तो वहाँ पर भी आधा पौना नंबर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी डीबी वाले कट ऑफ से, यानी कि लगभग 50 के आसपास एसटी कैटेगरी की कट ऑफ, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि एसटी कैटेगरी में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे एसटी कैटेगरी में भी कंपटीशन बढ़ने लगा है। अब देखिए ओबीसी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, एससी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और इन कैटेगरीज में कितने कितने अभ्यर्थी हैं, तो उन पर डिपेंड करता है कि किसी कैटेगरी की कट ऑफ यूआर की कट ऑफ से कितनी कम जा सकती है। मान लीजिए सपोज दैट किसी कैटेगरी में सीटें कम है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादातर अभ्यर्थी यूआर की सीटों पर ही फाइट करेंगे और जितनी सीटें उनकी रहेंगी उतने ही तो अभ्यर्थी उस कैटेगरी के सेलेक्ट हो पाएंगे। तो बाकी लोग क्या करेंगे, यूआर की सीटों पर फाइट करेंगे जो हाई मेरिट वाले होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल पाता है यूआर या फिर उस कैटेगरी की कट ऑफ में। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 59 के आसपास अगर यूआर की कट ऑफ है लगभग, तो कम से कम यहाँ से 1 से 2 नंबर या 3 नंबर तक कट ऑफ कम रहेगी बाकी अदर कैटेगरी की। यानी कि एक मोटा मोटा अगर आप यहाँ से अनुमान लगाएंगे तो लगभग जो है 56, 57 इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है ओबीसी का। एससी की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी और कम, लगभग 3 या 4 नंबर तक का भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। हालांकि ज़्यादा संभावना इसी के हैं 1, 2, 3 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर के 54 से लेकर के 57 के बीच में ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है 54, 55, 56, 57 के बीच में, या फिर इन नंबरों को भी इंक्लूड करते हुए इन्हीं के बीच में लगभग 54 से कम 54 से कम जाने के चांस नहीं है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, जब एक बार रिजल्ट पे कार्य स्टार्ट होगा, मेरिट बनने लगेगी, तो उसी समय ही चीज़ें थोड़ी सी अस्पष्ट हो पाएंगी। बाकी आप लोग जानते हैं कि आयोग की तरफ से कभी भी कट ऑफ पहले नहीं बताया जाता है। हम लोग थोड़ा बहुत अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और जो भी हम लोगों के पास आप लोगों के द्वारा ही बताए गए मार्क्स वगैरह होते हैं उसके आधार पर जो भी डाटा होता है तो वहाँ पर हम लोग अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई जानकारी मिलती है तो वहाँ पर भी आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें ही बताई जाती हैं। एग्जैक्टली आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही बताना चाहिए, क्योंकि माननीय आयोग की गोपनीयता होती है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो भी हमने आपको बताई है कट ऑफ, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर है, ना कि आपके रॉ स्कोर के आधार पर। ये चीज़ें तो बिल्कुल आपको पहले से समझ में आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी होंगे, कहीं ना कहीं सभी के मन में दुविधा होगी। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है कि शिफ्ट 1 में नंबर घटे हैं, शिफ्ट 2 में नंबर बढ़े हैं। किनके कितने नंबर घटे हैं या बढ़े हैं ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है और ना ही इसका कोई भी ऑफिशियल डाटा है। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी के नंबर सपोज दैट 62 हो ओबीसी कैटेगरी में, अगर ये सिस्टर शिफ्ट 1 में होंगी तो भी इनको डर बना रहेगा। मान लीजिए कोई सिस्टर 58 नंबर उनके हैं सेकेंड शिफ्ट में, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हमारे आधे 1 नंबर भी बढ़े होंगे तो भी हम 59 तक पहुँच सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रभाव आपकी भर्ती में या कोई भी भर्ती है देखने को मिलता है। और इसमें देखिए हमने कहा था आप सभी से कि सेम प्रश्न है, किसी अभ्यर्थी को आ रहा था उसके लिए प्रश्न आसान, किसी को नहीं आ रहा था वही प्रश्न उनके लिए डिफिकल्ट बन जाता है। नॉर्मलाइजेशन कभी भी किसी अभ्यर्थी की योग्यता को बिल्कुल सटीक परखने का तरीका हो सकता है, ये हम नहीं मानते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अन्याय हो जाता है। हालांकि आयोग के लिए, भर्ती बोर्डों के लिए पॉसिबल नहीं होता है,
कैसे सभी को समान रखा जाए, तो वो इसी प्रकार से यही मानक अपनाते हैं नॉर्मलाइजेशन का। अब इसमें वही लक वाली बात है, भाग्य वाली बात है। आप शिफ्ट 2 में है या शिफ्ट 1 में है, शिफ्ट 2 में है तो आपका भाग्य अच्छा है, शिफ्ट 1 में है। जब फुल मार्क्स मिले थे उस समय भी शिफ्ट 1 में ज़्यादा फुल मार्क्स मिल गए थे, तो वहाँ पर भी देखिए चीज़ें वही थी कि जिसके जो जिस शिफ्ट में है उसी के हिसाब से अब उनका लक। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कंपटीशन यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को लेकर के ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि नहीं यहाँ पर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। हमने मेहनत की, कुछ कमियां रह जाती हैं, फिर से आगे हम मेहनत करते हैं। जितने लोगों ने डीबी करा रखा है सभी का सिलेक्शन नहीं होना है। जितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज उतने ही अभ्यर्थी फाइनली अंतिम रूप से चयनित होकर के विभाग में जाएंगे। अभी हम जैसे ही थोड़ा सा और कुछ आइडिया मिलेगा आपके कटाव को लेकर के कैटेगरी वाइज, हम आपको आगे भी बताने की कोशिश करेंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का अलग अलग। अभी हमने यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि कैटेगरी वाइज लगभग इसी के आसपास कटाव जा सकती है। आगे हम शिफ्ट वाइज भी आपको बताने की कोशिश करेंगे और कैटेगरी वाइज थोड़ा सा हम और सटीक बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन ना हो तो आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम वीडियो नहीं भी बना पाएंगे तो वहाँ पर हम अपडेट दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। कमेंट में देखेंगे तो बिल्कुल पिंड किया हुआ ऊपर मैसेज दिख जाएगा, तो आप वहाँ से ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए वीडियो बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, हम कभी महीने में 1 बार 2 बार भी आपको अपडेट दे पाते हैं बड़ी मुश्किल से। तो आप प्लीज़ वहाँ पर रहेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी। वहाँ पर जो भी हम अपडेट देते हैं आप चाहे तो उन मैसेज को अदर ग्रुप में फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ताकि सभी को सूचना मिल जाए। और अगर पॉसिबल होगा तो हम बिल्कुल वीडियो बना करके आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बहुत जल्दी जो भी जानकारी होगी बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग जानते हैं 25वें दिन वाले प्रश्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो आयोग ने आंसर माना था वही आंसर है और कोर्ट ऑर्डर में भी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी। फाइनल रिजल्ट आपका अप्रैल में कभी भी का मतलब है कि बिल्कुल अप्रैल के स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा सा कम से कम आप मिड अप्रैल तक मान के चले, 15-20 अप्रैल तक मान के चले। बाकी आपको जैसे ही जानकारी मिलेगी एक बार आपके रिजल्ट पे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एलिजिबिलिटी, चूँकि हमने यहाँ पर थंबनेल में लिखा नहीं तो हम यहाँ पर अभी बताना नहीं चाह रहे थे। एलिजिबिलिटी वाले मैटर में हम ऑलरेडी एक मैसेज कर चुके थे पहले ही ग्रुप में कि एलिजिबिलिटी वाले मैटर में 2 साल 3 साल का कोई मैटर नहीं है। 2 साल 3 साल सभी लोग एलिजिबल हैं। लेकिन BSc वाला जो मैटर था उस पर कमेटी बनाई गई थी, उसमें परामर्श या कह सकते हैं उसमें सभी से राय मांगी गई थी, जो भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनमें जो कुछ भी चीज़ें वहाँ पर फिर कार्मिक विभाग शासन से जो भी कुछ भी वहाँ पर चीज़ें फाइनल होंगी उसी के आधार पर आयोग एलिजिबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि BSc को लेंगे कि नहीं लेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है BSc के लिए। बाकी BA में और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से अगर आपने स्नातक किया है तो उसमें 2 साल है अगर आपका या फिर 3 साल अगर आपका है तो आप दोनों लोग बिल्कुल पूरी तरीके से 100% एलिजिबल हैं। BSc को लेकर के भी एलिजिबिलिटी अभी देखिए हम यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब तुरंत वहाँ पे ये हो जाता है कि जब बिल्कुल 100% यही होने वाला हो तभी बताया जाए। पहले जब चीज़ें जो लग रही थी हमने आपको उस समय बता दिया था एग्जाम टाइम पे या फिर फॉर्म आवेदन के समय। तो अभी थोड़ा सा आप सभी इंतजार कर लीजिए, और इसी महीने, ये मार्च का महीना है और अभी इसमें कुछ दिन शेष है, तो इसी महीने पूरी उम्मीद है कि बहुत अगर लेट हुआ तो अप्रैल फर्स्ट वीक में, अदरवाइज इसी महीने के लास्ट में कभी भी आपको गुड न्यूज़ देखने को सुनने को मिल जाएगा कि हाँ एलिजिबिलिटी को लेकर के भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब आपकी भर्ती में रिजल्ट में देरी नहीं होने वाली है। तो पूरा अप्रैल आप लोग मान लीजिए, पूरा अप्रैल मान के चले, हालांकि मैक्सिमम 15-20 अप्रैल तक हम यहाँ पे कह रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको हम बता भी देंगे कि लगभग इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा समय दे दीजिए, बाकी अप्रैल में आपका रिजल्ट हर हाल में आ जाना है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी फाइल विभाग को भेजते हुए विभाग के द्वारा आपकी ज्वाइनिंग भी मई तक करा ली जाएगी। लास्ट मई तक आते आते थोड़ा बहुत 5-10 दिन आप आगे पीछे मान करके जरूर चलेंगे, यानी कुल मिलाकर के 2-2.5 महीने का पूरा प्रोसेस बचा है आपकी भर्ती में। जिन भी सिस्टर के नंबर कम हो कभी भी हताश निराश होना नहीं चाहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। हमसे कमी रह गई उस पर हम सेल्फ एनालाइज करें, किसी और को बता के कोई फ़ायदा नहीं होता, केवल हमारा समय ख़राब होता है, हम डिमोटिवेट होते हैं, परेशान होते हैं। इससे अच्छा है कि हम तुरंत किसी न किसी और भर्ती की तैयारी में लग जाएं। बहुत सारे सिस्टर हैं, बहुत सारे आप में से अभ्यर्थी होंगे जो भी PSC में सेलेक्ट होंगे, TRE टीचर वैकेंसी में, या अपने यूपी में किसी अन्य वैकेंसी में आप सेलेक्ट होंगे, या फिर आपके आगे कोई एग्ज़ाम लगे होंगे BPO का, या कोई अदर एग्ज़ाम लगे होंगे, या फिर आप किसी अदर स्टेट में आप किसी अन्य भर्ती में आप होंगे। तो कहीं पर भी आप तैयारी करिए, बस एक सरकारी नौकरी आपको ले लेना है हर हाल में। और अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया 2800 ग्रेड पे की जॉब आपके होम
स्टेट और अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिल गया तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आपको अपना ब्लॉक तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपना गृह जनपद बिल्कुल मिल सकता है पोस्टिंग के तौर पे, ठीक है। लेकिन जिनका सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली इस भर्ती में नहीं हो पाएगा, तो आप जिनके भी नंबर थोड़े कम है या जिनको भी आपको सभी को देखे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब किसी एक सिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया था व्हाट्सएप पर, 74 पॉइंट समथिंग उनके नंबर थे। अब वो पूछ रही हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब उनको हम क्या रिप्लाई करें? तो कुछ चीज़ें बिल्कुल अपने से अंडरस्टूड होती हैं कि हमारे नंबर इतने अच्छे हैं तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। अब किसी के नंबर मान लीजिए 60 के नीचे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में हैं, तो उनको बिल्कुल डर बना रहेगा किसी भी कैटेगरी में हो। कोई सिस्टर है 60 के ऊपर है, सेकेंड शिफ्ट में है, तो 100% सेलेक्ट हो जाना है, उनका सिलेक्शन हो जाना है। तो थोड़ा सा आइडिया आप लोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी भी अगर आपको लगे डाउट कि हमारा सिलेक्शन, और वैसे भी जब तक किसी भर्ती में अंतिम रूप से हम सेलेक्ट न हो जाएं तब तक हमें किसी न किसी भर्ती की तैयारी में लगे रहना चाहिए। समय सबसे कीमती है। अब यहाँ से आपके मन में कोई भी डाउट हो, सवाल हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। कॉल या मैसेज करेंगे तो हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, समय का अभाव होता है। आप कोशिश करें कमेंट करने की, या फिर आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पर एक रिप्लाई कर देंगे ताकि वहाँ पर सभी को एक साथ रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप कमेंट कर लेंगे तो हम वहाँ पर भी रिप्लाई दे देंगे आप सभी को। कॉल या मैसेज आप सभी ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।